ये सब मैग्नेटिक फील्ड है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र अपन दर्शा देते हैं समांतर व समान दूरी पर स्थित चुंबकीय बल रेखाओं से, है ना। इसमें सब ये आवेश Q को एंटर करवा देते हैं v वेलोसिटी से। ये जरूर है कि वेलोसिटी v और चुंबकीय क्षेत्र ये एक दूसरे से किसी कोण थीटा पर दर्शाए गए हैं, है ना। अगर आप चुंबकीय क्षेत्र का वेग का लंबवत घटक देखें तो ये हो रहा है v sin थीटा, ठीक है ना। अब इसमें छोटी सी चीज कैंसिल नहीं होगी, पूरा कटेगा वो। ये एक अजीब सी स्थिति है डिजिटल बोर्ड में कि या तो पूरा ही लिखो या पूरा ही काटो, ठीक है। अब सीधी सीधी बात का जवाब, चुंबकीय बल F ये सब आवेश की प्रबलता के समानुपाती होता है। चुंबकीय बल वेग के ऊर्ध्व घटक के समानुपाती होता है तथा चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के समानुपाती होता है। यानी सीधी सीधी बात है, चुंबकीय बल F इज प्रोपोर्शनल टू QVB sin थीटा, या अपन कह दें F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। अब आप कहेंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आपने नहीं लगाया। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का मान यहां पर 1 है, समानुपातिक स्थिरांक का। उस एक को लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसकी वेक्टर फॉर्म लिखता हूं सब। इसका सदिश रूप लिखें तो ये सदिश रूप लिखेंगे F इज इक्वल टू Q तो अदिश राशि है, V क्रॉस B, ठीक है ना। तो ये मैंने सब आवेश पर चुंबकीय बल आपको दिखा दिया है, दोनों रूप, है ना। एक तो परिमाण के पदों में F बराबर QVB sin थीटा, दूसरा आपको मैंने दिखा रखा है सदिश रूप में, जो आप देख ही रहे हैं F बराबर Q V क्रॉस B। क्लियर सब। अब चुंबकीय बल एक सदिश राशि है, यहां पे अब ध्यान से समझिए बात। चुंबकीय बल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा आवेश के वेग व चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत होती है। ध्यान से सुने सब। चुंबकीय बल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा आवेश के वेग व चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B के तल के लंबवत होती है। चुंबकीय बल की इस दिशा को ज्ञात करने के लिए 2 नियम हैं। चलिए देखो ध्यान से। एक नियम तो है दाएं हाथ की हथेली का नियम, है ना। और दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है ना। अब देखो, चुंबकीय बल सदिश राशि, दिशा मैंने 2 बार बोली दी कि वेग, आवेश के वेग वह चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत होती है। यह दिशा आप इन 2 नियमों से ज्ञात कर सकते हो। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको सलाह दे सकता हूं कि आप दाएं हाथ की हथेली का नियम यहां पे यूज ना करें, क्योंकि आपको ऐसा कर लेना है कि भाई दाएं हाथ का नियम तो हम दाएं हाथ की हथेली के नियम से तो हम चुंबकीय क्षेत्र बता दें और फ्लेमिंग के नियम से चुंबकीय बल की दिशा बता दें।
हमें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अभी बताऊंगा इससे आपको दोनों, लेकिन मैं आपको समझाना ये है कि आप डिसाइड कर लें खुद कि साहब मैं चुंबकीय क्षेत्र तो ज्ञात करूंगा दाएं हाथ की हथेली के नियम से चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो उसको रिजर्व कर दो, और चुंबकीय बल ज्ञात करूंगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट तो है, इस बात का तो आप ध्यान रखें। चलो सब मैं दोनों समझाता हूं आपको। दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार राइट हैंड की चारों उंगलियां व अंगूठा परस्पर लंबवत खोल लें। खोल ली सब। चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। क्लियर। अंगूठा आवेश के वेग की दिशा को दर्शाता है और हथेली से निकलने वाली लंबवत भुजा चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाती है। दोबारा समझ लें। दाएं हाथ की हथेली के नियम अनुसार दाएं हाथ को इस प्रकार खोलें कि चारों फिंगर व अंगूठा परस्पर लंबवत हो। क्लियर। जिसमें चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। अंगूठा आवेश के वेग की दिशा को दर्शाएगा, जबकि हथेली से निकलने वाली लंबवत भुजा चुंबकीय बल F की दिशा को दर्शाती है। F है। ठीक है साहब। अब इसको ऐसे कैसे रखता हूं, अब आपको मैं समझाता हूं। फ्लेमिंग क्या, लेफ्ट हैंड रूल, यानी बाएं हाथ का नियम। ये लेफ्ट हैंड है, देखो बाएं हाथ है। बाएं हाथ के अंगूठे के पास स्थित दो उंगलियां, ये तीनों परस्पर लंबवत खोल लें। खोल ली जैसे आपको दिखा रखी है मैंने, है ना। इसमें संकेत उंगली, ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। मध्यमा मिडिल फिंगर, यह आवेश के वेग की दिशा को दर्शाती है और अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है। एक बार और सुन लें। दाएं हाथ की हथेली के नियम में चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही, ये चारों। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में संकेत उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है, दिखा दिया। दाएं हाथ की हथेली के नियम में अंगूठा आवेश के वेग की दिशा को दर्शा रहा है। ठीक है। बाएं हाथ के नियम यानी फ्लेमिंग के नियम में मध्यमा आवेश के वेग की दिशा को दर्शा रही है, वो की वही सेम। हथेली से निकलने वाली लंबवत भुजा, मतलब इसमें पेन दिख रहा है आपको, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा दिख रहा है, ये चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाते हैं। क्लियर सब। अब एक बात विशेष रूप से नोट करने वाली, ये जितने भी आप हाथ पैरों के नियम पढ़ते हो, ये धन आवेश के लिए हैं, ऋण आवेश के लिए नहीं। या आप इनका इस्तेमाल ऋण आवेश के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये समझें कि ऋण आवेश सदैव धन आवेश के विरुद्ध यानी विपरीत दिशा में चलता है। क्लियर। तो जिधर ऋण आवेश जा रहा हो, जैसे मान लो ऋण आवेश नीचे जा रहा है, तो वेग किधर दिखा दें, ऊपर, और बल दिखा दें। अगर मान लो ऋण आवेश ऊपर जा रहा है, तो वेग किधर दिखाना, अंगूठे का, अंगूठा किधर कर दें, नीचे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेश ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब धनावेश कहां रहा होगा, नीचे। और हाथ के नियम सारे धनावेशों के लिए हैं। हाथ के जो नियम है, चाहे वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो, चाहे दाएं हाथ की हथेली का नियम हो, ये सारे नियम धन आवेश के लिए हैं। तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं कि आप इन्हीं नियमों का इस्तेमाल ऋण के लिए भी कर लेना, लेकिन ध्यान रखें धन और ऋण दोनों विपरीत चलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, तो अंगूठा किधर कर लेना, ऊपर। फिर बल आप इससे बता देना। अगर किसी ने कहा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो आप अंगूठा कर लेना नीचे, है ना। तो सब आपको ध्यान रखना। देखो मैं जैसे समझाता हूं, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ऐसे गिराया अपन ने,
ऐसे, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र इधर से उधर है, ये हाथ की दिशा में है, ठीक है। अब जैसे सिंपली मैं आपसे पूछा हूं प्रोटॉन किधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र तो आपके इधर, प्रोटॉन भी ऊपर से गिरा रहे हैं, तो देखो पहले प्रोटॉन को देखो, प्रोटॉन नीचे आ रहा है, वेग की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र तो इधर ही है, तो प्रोटॉन पर बल किधर लगा साहब, हथेली के लंबवत भुजा से दिखाएंगे आप, इधर लगा, तो प्रोटॉन किधर चले जाएंगे, इधर की तरफ। समझ में आएगी बात। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अब अंगूठा क्या कर देना, उल्टा, क्योंकि हमें इससे धनावेश की दिशा दिखानी है, और इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो धनावेश किधर जाता हूं मानेंगे, ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन पर बल किधर लगेगा, इधर, तो आप ऊपर से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन गिराओगे तो प्रोटॉन इधर चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर चले, मतलब फिल्टर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जबकि चुंबकीय क्षेत्र मैंने दिखा रखा 4 उंगलियों की दिशा में, यहां भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र मैंने दर्शा दिया, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, है ना, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर ये चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिया, चलिए। इसमें सब अपन एक पार्टिकल ये दिखाते हैं, एक इसको दिखा देते हैं, और एक पार्टिकल ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है साहब। ये 3 पार्टिकल दिखाए, ए, बी और सी। अब आपको इनके टर्न के आधार पर यह बताना है कि साहब इन पार्टिकल पर क्या आवेश है। बात करें साहब एक की, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ ऊपर जा रहा है, तीर के हिसाब से मैंने दिखा दिया, ये ऊपर जाता हुआ दिखा दिया। बल इधर लग रहा है, ये इधर ही मुड़ रहा है, बल इधर लग रहा है, इधर ही मुड़ रहा है, तो इसका मतलब ए कौन सा आवेश है, धन आवेश है, क्योंकि हथेली के नियम का पालन कर रहा है। बी पे आओ सब, ये देखो चुंबकीय क्षेत्र वही तल के लंबवत अंदर ऊपर ही जा रहा है, ये पार्टिकल भी, बल तो इधर लगना चाहिए तो उल्टा जा रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव। देखो आप, ये चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की जगह मैंने अंगूठा इधर रख दिया, अभी देखो बल ये भी महसूस कर रहा है, लेकिन इधर ही जा रहा है, तो ये कौन सा है, नेगेटिव। हथेली के नियम का विरोध करने के कारण या उसके जस्ट उल्टा होने के कारण हम समझ गए कि पार्टिकल भी ऋण आवेशित है, पार्टिकल सी तो सीधा का सीधा ही गुजर रहा है, इसका मतलब ये विद्युत उदासीन है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गतिमान है तो बल लगेगा, है ना, लेकिन ये सीधा गुजर रहा है, इसका मतलब ये उदासीन पार्टिकल है। तो कहने का मतलब ये बल की दिशा पर कंप्लीट डिटेल में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। अब अपना मोटिव समझो आप, अपने को इस पे 2-3 केस लेने, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने के लिए। अब आ जाइए सब, है ना। अब बल के लिए तो सबसे पहले बात करें केस फर्स्ट की, है ना। बल इधर लिख दूं, बार बार उधर कहां जाएंगे अपन, तो इधर लिख देता हूं F बराबर QVB साइन थीटा, है ना, ताकि वो बार बार उधर जाने की जरूरत नहीं पड़े। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री, है ना, मतलब B पैरेलल V या B एंटी पैरेलल V, B पैरेलल V का मतलब G थीटा बराबर 0 और एंटी पैरेलल का मतलब B, यानी सीधा सीधा समझो, चित्र से समझ लो, ये चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही है और आवेश Q भी इधर ही जा रहा है, तो थीटा बराबर 0। दूसरा है ये चुंबकीय क्षेत्र है और आवेश Q इसके विपरीत जा रहा है, तो ये थीटा बराबर 180 डिग्री। अब तो आप हर तरह से समझ गए होंगे।
तो साइन थीटा ऑलवेज बी इक्वल टू 0। साइन 0 भी 0 ही होता है और साइन 180 भी 0 ही होता है ना। तो स्वाभाविक है, अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाए या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाए, दोनों स्थितियों में साइन थीटा का मान 0 है। इसलिए समीकरण 1 से, उधर मैंने इसको 1 नंबर दे रखा है ना, समीकरण 1 से चुंबकीय बल F मिनिमम इज इक्वल टू 0, यानी इस समय जब आवेश, इसको यहां लिख देता हूं, एक है ना, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान हो, उस पर चुंबकीय बल अनुपस्थित होता है या उस पर कोई चुंबकीय बल कार्यरत नहीं होता है। इस स्थिति में आवेश अविचलित सीधी सरल रेखा में चलता ही रहेगा, उसको मुड़ने की जरूरत ही नहीं है। मुड़ता तो तब न जब चुंबकीय बल लगे। इस स्थिति में चुंबकीय बल का मान क्या है? 0 है। तो स्वाभाविक आवेश को मुड़ना ही नहीं है ना। आवेश सीधा का सीधा सरल रेखा में ही चलता रहेगा। क्लियर है ना। अब आ जाइए साहब केस सेकंड, है ना। ये केस सेकंड पर आप फोकस हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये। यदि V परपेंडिकुलर B, यानी चुंबकीय क्षेत्र, है ना, वह थीटा इज इक्वल टू 90। चुंबकीय क्षेत्र व आवेश का वेग दोनों परस्पर लंबवत है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले ये ध्यान रखना, यही केस है जो केमिस्ट्री वाले भी काम में लेते हैं, फिजिक्स वाले भी काम में लेते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाने में भी कुछ अगर आपको लगता है तो फिर यही पूछा जाना है। अगर वैसे तो इसमें से कुछ नहीं पूछते, लेकिन बता रहा हूं कि अगर आप ऐसा मानते हो कि साहब इसमें से कुछ पूछेंगे, तो भी इसमें से पूछे जाने वाले में एक ही क्वेश्चन है ये वाला कि साहब थीटा बराबर 90 में क्या होता है। अब सब थीटा बराबर 90, तो समीकरण 1 में साइन 90 मैक्सिमम प्लस 1, है ना। अपन जानते हैं साइन 90 का मान अधिकतम होता है। 1 से देखें तो 1 से, बहुत ध्यान से देखना साहब, है ना। इस समय चुंबकीय बल मैक्सिमम होगा क्योंकि साइन थीटा 1 हो ही चुका, तो मैक्सिमम चुंबकीय बल कितना होगा? QVB। तो साहब आप बात को इस तरह से याद रखें कि इस स्थिति में अधिकतम चुंबकीय बल कार्य करेगा। ये चुंबकीय बल अपन जैसे दिशा बता चुके हैं, हमेशा वेग व चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है। यह अधिकतम चुंबकीय बल हर क्षण, अभी बताए थे ना अपन, ये देखो चुंबकीय क्षेत्र और ये वेग, तो ये चुंबकीय बल हर क्षण चुंबकीय क्षेत्र और वेग के लंबवत रहता है। इसलिए इस स्थिति में आवेश वृत्ताकार पथ में गति करेगा, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी सही कि हर क्षण वृत्ताकार पथ में बल V और B यानी चुंबकीय क्षेत्र और वेग के लंबवत है। तो सब इधर दिखाता हूं मैं, ना चुंबकीय क्षेत्र में दिखाता हूं बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। ये सब चुंबकीय क्षेत्र अपन दिखा देते हैं बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। ये दिखा दिया अपन ने बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। ध्यान से देखना साहब, ये इसकी हर बात महत्व रखती है ना। ये मैं पहले वृत्ताकार पथ बना देता हूं, फिर आपको ये आवेश ले जाता हुआ दिखा देता हूं। ये आवेश Q, ये वेग V। अब मैं आपको दिखा देता हूं। देखो पहले यहाँ पे इसके वृत्ताकार पथ की दिशा दिखा दूं और आपको
वृत्ताकार पथ का रीजन समझा देता हूं अभी। जैसे आप इस बिंदु पे चुने ए पर, ये वेग की दिशा स्पर्श रेखा से बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, ये देखो वेग की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल एक पर्टिकुलर बिंदु की तरफ, है ना, चुंबकीय बल की दिशा आप देख रहे हैं। चलो सब और बिंदु लो, है ना, कुछ ज्यादा बिंदु लेंगे अपन। वेग स्पर्श रेखा से, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर ही है, तो चारों उंगलियां तो मैं अंदर ही रखूंगा हमेशा, है ना, अंगूठा ऊपर, देखो बल एक पर्टिकुलर बिंदु की दिशा में, एक निश्चित बिंदु की दिशा में। चलो यहां देखते हैं, ये वेग है ना। अब आप देखें, ये चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा वेग की दिशा, तो सब बल एक निश्चित बिंदु की दिशा में, अगेन, है ना। ये आप चौथा पॉइंट ले लें, जैसे ए बी, ये सी और ये डी। ये देखो आप, ये वेग स्पर्श रेखा से दिखा दिया मैंने, है ना, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, वेग नीचे की ओर, बल एक निश्चित बिंदु की दिशा में। अब एक बार बताओ, ऐसा कौन सा पथ होता है जिसमें बल हमेशा एक निश्चित बिंदु की दिशा में हो? तो स्वाभाविक है वो पथ कौन सा वाला होगा जिसमें बल एक निश्चित बिंदु की दिशा में हो? तो स्वाभाविक है वो पथ वृत्ताकार ही होगा। तो मैंने यही कहा कि थीटा बराबर 90 के केस में अधिकतम चुंबकीय बल एवरी मोमेंट, हर क्षण, वेग व चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, इसलिए आवेश का पथ वृत्ताकार होगा। तो थीटा बराबर 90 के केस में आवेश वृत्ताकार पथ में गति करेगा। इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल आर है। तो आप तो 11वीं पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं वृत्ताकार पथ बिना अभिकेंद्रीय बल पैदा हो ही नहीं सकता। तो इस वृत्ताकार पथ के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए। तो देखो इस वृत्ताकार पथ के लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल यानी mv² अपॉन स्मॉल आर। अभिकेंद्रीय बल किसने दिया? तो स्वाभाविक रूप से अभिकेंद्रीय बल वही देगा जो केंद्र की ओर कार्यरत होगा, और केंद्र की तरफ कार्यरत कौन है? चुंबकीय बल। तो सब इस समय जब थीटा बराबर 90 का केस होता है, यानी वेग व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में आवेश वृत्ताकार पथ में गति करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं। और इस केस में देखो इंपॉर्टेंट होने के पीछे गणितीय प्राचाल भी है। अभी देखो मैथमेटिकल पैरामीटर खूब सारे आ जाएंगे अपने सामने, तो अपन आगे चल तैयारी करते हैं। तो सब इस वृत्ताकार पथ के लिए अभिकेंद्रीय बल कौन दे रहा है? चुंबकीय बल देता है। अब आप तो बस क्या है कि थीटा बराबर 90 पर यह ध्यान रखिए कि अभिकेंद्रीय बल mv² अपॉन आर इज इक्वल टू QVB। अब इससे मैं बहुत सारी चीजें निकाल दूंगा, है ना। देखो बहुत सारी चीजों में क्या क्या निकाल देता हूं। वेग पहले एक काट देता हूं। अब देखो आप इसमें टॉपिक खुल के सामने आ जाता है। देखो आवेश का वेग, आवेश का वेग, है ना, आवेश का वेग एक से निकाल दो, है ना। देखो एक से सब खूब सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। एक बचे यहां पे, तो v बराबर QB R अपॉन स्मॉल m। ये फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। ये किसमें? थीटा बराबर 90 केस में। ये सब इसको फॉर्मूला है बोल दो। अब वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, बहुत सारे फॉर्मूले। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, है ना, एक से कह दो या एक से कह दो, बात वही है। एक से को देखो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r बराबर
mv अपॉन qb। ये ध्यान रखना 90 के केस में ये वाला फॉर्मूला जो त्रिज्या वाला है ये केमिस्ट्री में भी काम आता है ना। मैं बार बार देखो बोलूंगा इस बात को कि थीटा बराबर 90 का केस इंपॉर्टेंट है, उसका आप विशेष ध्यान रखिए, है ना। अब और भी चीजें सब, आवेश की आवृत्ति है ना, आवर्तकाल निकाल लेते हैं। आवर्तकाल से आवृत्ति निकालना आसान है ना। तो आवेश का वृत्ताकार पथ है ना, तो एक चक्कर में लगा समय यानी आवर्तकाल। आवेश का आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब समय, समय बराबर दूरी बटा वेग। आर अपॉन वी का मान डाल दो एक से, है ना, एक से आर अपॉन वी का मान डाल दो तो टी बराबर 2 पाई, है ना। आर अपॉन वी यहां से निकाल दो, एम अपॉन क्यू भी आ गया। ये आप सब निकालते रहना, उसमें से कोई खास बात नहीं है। ये सब आवेश का आवर्तकाल हो गया। मतलब फॉर्मूले खुल के सामने आ जाते हैं। थीटा बराबर 90 पे बहुत सारी चीजें, वृत्ताकार पथ बनते ही आप वृत्त से संबंधित सारी चीजें निकाल लीजिए, है ना। अब सब आवृत्ति, आवेश की आवृत्ति कितनी हुई सब, आवृत्ति n बराबर 1/t, ये भी काम की चीज है। ये 1/t तो इसको कह दो qb अपॉन 2 पाई m। अगर आपको निकालनी हो कोणीय आवृत्ति तो सब आप कोणीय आवृत्ति निकाल लो, है ना। कोणीय आवृत्ति मतलब ओमेगा। अब अपन जानते हैं क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, या 2 ओमेगा बराबर 2 पाई एन के दो, एन डायरेक्ट निकाल देंगे, 2 पाई एन दोनों बातें एक ही। ये सब एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गई। 2 पाई एन की वैल्यू अपन ने यहां से रख दी QB अपॉन 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कट गया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई QB अपॉन एम। तो मेरे कहने का मतलब है कि सब जब थीटा बराबर 90 का केस होता है तो बहुत सारी स्थितियां, फॉर्मूले आपके सामने खुल के आ जाते हैं। इससे मैंने आपसे कहा इतने फॉर्मूले याद रखने की जरूरत थोड़ी है। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि थीटा बराबर 90 के केस में, दोबारा लिख देता हूं, थीटा बराबर 90 यानी B और V यानी चुंबकीय क्षेत्र और वेग परस्पर लंबवत हो, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो आवेश चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ में गति करेगा। इस वृत्ताकार पथ के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है, चुंबकीय बल प्रदान करता है। तो आप तो इसको याद रखें। फिर ये इसी से देखो, इसी से मैंने आवेश का वेग निकाल लिया, इसी से वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकाल ली, इसी से मैंने आवेश का आवर्तकाल निकाल लिया, आवृत्ति निकाल ली, कोणीय आवृत्ति निकाल ली। तो देखो ये निकालने में तो कोई बड़ी बात थी नहीं, क्योंकि मुख्य चीज तो थीटा बराबर 90 में ये है। अब इसमें साहब एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं। केस थर्ड, क्योंकि बड़ा लंबा हो जाएगा, तो केस थर्ड तो अपन यहाँ कंसिडर नहीं कर पाएंगे, पर केस सेकंड से, जो वैसे केस सेकंड इंपॉर्टेंट है, थर्ड वर्ड तो ठीक है, अब है तो पढ़ा दूंगा, बाकी आप तो सेकंड पे फोकस हो। थर्ड भले नेक्स्ट एपिसोड में ले लेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में ले लें, उसका कोई मायना नहीं, वो कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, नहीं है। आप तो सेकंड पर ही फोकस हो। अब सेकंड में देखो आप ध्यान से, मैं जो बात जहां आपको फोकस कर रहा हूं आप उस पर थोड़ा देखो, कंसंट्रेट होइए, आप कंसंट्रेट होइए आवर्तकाल पर, इस पर। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। ये मैंने आपको ए और बी 2 वृत्ताकार पथ दिखाए हैं ना, क्लियर। अब आवर्तकाल जैसा आप थीटा बराबर 90 के केस में देख रहे हैं, और किसी में नहीं, थीटा बराबर 90, ये बार बार बोलना पड़ेगा मुझे। थीटा बराबर 90 के केस में आप देख रहे हैं कि आवेश को एक चक्कर में लगा समय वृत्ताकार पथ की त्रिज्या
वह आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। एक चक्कर में लगा समय ऐसे कैसे हो सकता है कि साहब वेग पर निर्भर ना करे और त्रिज्या पर भी निर्भर ना करे। जैसे मैं आपसे कहूं कि दो मैंने वृत्त बनाए, जिसे आपके सामने बना रखा है। अंदर वाला वृत्त की त्रिज्या है 5 किलोमीटर, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है 10 किलोमीटर। ठीक है, अलग अलग त्रिज्या है, लेकिन आवर्तकाल तो त्रिज्या से प्रभावित है ही नहीं। तो इसके हिसाब से तो अगर 5 किलोमीटर वाले ने एक चक्कर में अगर 30 मिनट लगाए, तो इसके हिसाब से तो बी वृत्त में चक्कर लगाने वाला भी 30 मिनट में एक चक्कर कर लेगा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आवर्तकाल टी ना तो आर पर डिपेंड कर रहा ना वी पर डिपेंड कर रहा। किस केस में? थीटा बराबर 90 के केस में। ये थीटा बराबर 90 का केस है ना। इस केस में थीटा बराबर 90 के केस में जब वृत्ताकार पथ होता है, उस समय हम देखते हैं आवर्तकाल का फॉर्मूले में न तो आर है न वी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर त्रिज्या अलग अलग भी होगी, जैसे 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, तो दोनों में एक चक्कर में समान समय लगेगा। जैसा कि मैंने आपके सामने लिख रखा है, दोनों में मैंने आपके सामने ये 30 मिनट लिख रखे हैं, इसमें भी 30 मिनट लिख रखे हैं, उसमें भी 30 मिनट लिख रखे हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या? अब बात को ध्यान से समझना। वैज्ञानिक लॉरेंज, यहां लिख देता हूं, वैज्ञानिक लॉरेंज व लिविंगस्टन इस बात को समझ गए। लॉरेंज और लिविंगस्टन के ये बात समझ में आ गई कि थीटा बराबर 90 के केस में वृत्ताकार पथ में गति करने वाले आवेश का आवर्तकाल आर और वी पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा तभी संभव है कि त्रिज्या बढ़ने पर आवेश का वेग बढ़ जाए। ये दोनों आदमी वास्तव में 30 मिनट में पूरा चक्कर कर सकते हैं। जो 5 किलोमीटर की त्रिज्या में चल रहा है वो धीरे दौड़े, और जो 10 किलोमीटर की त्रिज्या में चल रहा है वो तेज दौड़े, जो 15 किलोमीटर की त्रिज्या में चल रहा है वो और तेज दौड़े, और जो 20 किलोमीटर की त्रिज्या में चल रहा है वो और तेज दौड़े। तो वास्तव में सबका आवर्तकाल क्या होगा? समान होगा। तो लॉरेंज और लिविंगस्टन ये दो वैज्ञानिक थे, इनको ये बात समझ में आ गई कि जब थीटा बराबर 90 का केस होता है, उस समय आवर्तकाल वेग व त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा तभी संभव है जब कम त्रिज्या में स्पीड कम हो और ज्यादा त्रिज्या में स्पीड ज्यादा हो। तो इनके दिमाग में यह आइडिया आया कि यार अपन आवेश की त्रिज्या बढ़वा दें, आवेश की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि आवर्तकाल आर और वी पे डिपेंड नहीं करता। यह आइडिया इन्होंने वास्तव में मशीन के रूप में कन्वर्ट किया। इस मशीन का नाम है साइक्लोट्रॉन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने थीटा बराबर 90 के केस को यूज किया, और थीटा बराबर 90 के केस में यानी बी और वी जब परपेंडिकुलर होते हैं उस केस में इन्होंने आवेश के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या को बढ़ाया। और ये जानते थे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ेगी तो क्योंकि टी आर और वी पे डिपेंड नहीं करता, तो जैसे जैसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे वृत्ताकार पथ में आवेश का वेग भी बढ़ता जाएगा, और वेग बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। तो वास्तव में इन्होंने अल्प ऊर्जा देकर त्रिज्या बढ़वाई और आवेश की ऊर्जा भी बढ़वा ली, यानी वेग भी बढ़वा लिया। तो साहब इसमें ये विशेष चीज जो आवर्तकाल की आप देख रहे हैं, इस विशेष चीज के द्वारा साइक्लोट्रॉन बनाया गया है। और इसमें अपने को बस यही देखना है कि हम वृत्ताकार पथ में यानी थीटा बराबर 90 में त्रिज्या बढ़वाएंगे, और त्रिज्या बढ़वा के वेग बढ़ेगा यानी ऊर्जा बढ़ेगी। तो बच्चों इस एपिसोड को तो यहीं क्लोज करना पड़ेगा,
क्योंकि ये लंबा लेक्चर जा रहा है। केस थर्ड एक रह रहा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है केस थर्ड। जो इम्पोर्टेंट था वो ये केस सेकंड था, जिससे संबंधित बहुत सारे पैरामीटर, ये दोबारा भी लिखाई में आएंगे जब अपन साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे तो ये पैरामीटर दोबारा लिखेंगे, बट ठीक है, कोई से यहाँ भी कोई टाइम तो अपन ने लिया नहीं। तो केस थर्ड पढ़ा के फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में। बस आज इतना है। थैंक यू वेरी मच।